Hello bachcho, this is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, Mathematica by OP Gupta। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स के सीबीएसई सिलेबस का डिस्कशन करने वाले हैं फॉर द एकेडमिक सेशन 2024 टू 25। आज के इस सेशन में हम लोग ये समझेंगे कि आपको बेसिकली कौन कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि सीबीएसई के सिलेबस में हैं लेकिन एनसीईआरटी के न्यू टेक्स्ट बुक में मिसिंग हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके लिए आपको एनसीईआरटी के अलावा रिफ्रेशर बुक्स या फिर सीबीएसई के पीवाईक्यूज का सहारा लेना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, यूनिट फर्स्ट। बेसिकली हमारे सिलेबस में टोटल 6 यूनिट्स हैं, यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट 6 तक। यहां पर हर यूनिट में अलग अलग चैप्टर्स हैं। हम स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट के साथ जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। यहां पर आपको 2 चैप्टर मिलेंगे, चैप्टर 1 दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस एंड चैप्टर 2 दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है बच्चों, अब ये जो यूनिट 1 है ये आपके 8 मार्क्स का वेटेज कवर करता है। चैप्टर 1 में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी होंगी? टाइप ऑफ रिलेशंस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशंस। अपार्ट फ्रॉम दैट 1-to-1 एंड ऑन टू फंक्शंस। ठीक है, देखने में तो काफी सिंपल लगा और काफी छोटा टॉपिक भी लग रहा है, लेकिन बच्चों इस चैप्टर में आपको इक्विवेलेंस क्लासेस के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे वैसे तो काफी कम क्वेश्चंस हैं, लेकिन इक्विवेलेंस क्लासेस के क्वेश्चंस भी मिलेंगे और कंसेप्ट तो है ही आपकी एनसीईआरटी बुक में। अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पर अगर आप देख पा रहे हो मैंने क्या लिखा हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, फाइंड द नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस, फाइंड द नंबर ऑफ 1-1 फंक्शंस, फाइंड द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। इस टाइप के क्वेश्चंस भी सीबीएसई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बट एनसीईआरटी में ऐसे एक भी क्वेश्चंस नहीं है। तो बस आपको सीबीएसई पीवाईक्यूज या रिफ्रेशर बुक्स का सहारा लेना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास एक टॉपिक और है, बाइजेक्टिव फंक्शन। वैसे तो इसके बारे में हमें पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि इसको समझे बिना हम ये नहीं समझ पाएंगे कि किसी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है। जब हमको यही नहीं पता होगा कि किसी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, क्या कंडीशन होती है किसी फंक्शन के इनवर्स को एग्जिस्ट करने के लिए, तो फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स का एग्जिस्टेंस कैसे समझेंगे, उसके बारे में हम किस तरीके से स्टडी करेंगे, और ये तो हमें चैप्टर 2 में करना ही पड़ेगा। चैप्टर 2 का नाम देख लो, क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो बेसिकली हमें बाइजेक्टिव फंक्शन के बारे में भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ना पड़ेगा, कंसेप्ट तो हमें समझना ही पड़ेगा। वैसे चैप्टर 1 में ये टॉपिक है नहीं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ताकि चैप्टर 2 आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्या चीज मैं बात कर रहा हूं इसके बारे में, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है बच्चों, फिलहाल चैप्टर 2 की बात शुरू हो गई है, तो यहां पर आपको क्या क्या देखना होगा बच्चों? डेफिनेशन, अच्छी बात है, ये तो आपको सीखनी ही पड़ेंगी। ठीक है ना, साइन इनवर्स एक्स का मतलब क्या है, कॉस इनवर्स एक्स का मतलब क्या है। इसके अलावा रेंज, डोमेन, रेंज एंड डोमेन के जो कंसेप्ट्स हैं ना फॉर द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये आपकी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में है, लेकिन इनके ऊपर बेस्ड एक भी एग्जाम्पल या एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है। तो फिर से आपको या तो सीबीएसई पीवाईक्यूज का सहारा लेना पड़ेगा या फिर रिफ्रेशर बुक्स का सहारा लेना पड़ेगा। इसके अलावा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ये नॉर्मल सी चीज है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में है। फिर ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर। आपके चैप्टर नंबर 2 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ हैं, लेकिन इनके ऊपर क्वेश्चंस या एग्जांपल्स नहीं हैं, बट बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, लास्ट ईयर भी पूछे गए थे। तो बेसिकली आपको ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए भी सीबीएसई पीवाईक्यूज का या फिर रिफ्रेशर बुक्स का सहारा लेना पड़ेगा। कौन सी रिफ्रेशर बुक लेंगे आप? वीडियो के एंड तक बने रहो, मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों, मैंने यहां पर 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिनके बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है, और ये जो तीसरा पॉइंट है इसके बारे में बात करना जरूरी है। क्या लिखा है मैंने? ब्रीफ आइडिया ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। वैसे तो चैप्टर 2 में से प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिलीटेड हैं, सीबीएसई सिलेबस में नहीं है, आप देख सकते हो, कंप्लीट सिलेबस आपके सामने है चैप्टर 2 का। तो क्या आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं पढ़नी है? वेल,
चैप्टर 2 में मत पढ़ो, लेकिन आगे कैलकुलस आपका वेट कर रहा है। चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9। कैलकुलस में टॉपिक्स को समझने के लिए आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज सीखनी ही पड़ेंगी। इसलिए मैंने लिखा है टू हैव ब्रीफ आइडिया ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। समझे? यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का थोड़ा सा आपको ब्रीफ आइडिया लेना ही पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 2 यानी अलजेब्रा की तरफ, जो कि आपके सिलेबस के सबसे आसान चैप्टर्स को इंक्लूड करके बैठा है। यूनिट नंबर 2 अलजेब्रा, जिसका वेटेज होगा 10 मार्क्स। यहां पर भी 2 टॉपिक्स हैं, चैप्टर 3 यानी मैट्रिसेस, चैप्टर 4 यानी डिटर्मिनेंट्स। तो यहां पर काफी सारी डिस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं, मतलब चैप्टर वैसे तो आसान है लेकिन थोड़ा सा लेंदी भी है। तो चैप्टर 3 में क्या क्या चीजें कवर हो रही हैं बच्चों? कंसेप्ट, नोटेशन, ऑर्डर, इक्वालिटी, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, इसके बारे में बात कर लेते हैं जरा। अक्सर बच्चों की शिकायत होती है कि डेफिनेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिसेस को हम क्यों सीख रहे हैं। डेफिनेशन तो मैथ के पेपर में पूछते नहीं है, चलो अच्छी बात है, मान ली मैंने आपकी बात। लेकिन बेटा असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चंस में अगर रीजन वाले स्टेटमेंट में किसी मैट्रिक्स की डेफिनेशन दे दी जाए और आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, तो बस हो गया ना मोए मोए। समझे मेरी बात? ठीक है। वैसे सीबीएसई के 2024 के क्वेश्चन पेपर्स में इस टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूडेड थे, जहां पर आपको डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस की जरूरत पड़ती। समझे मेरी बात? ठीक है। इसके अलावा यहां पर और क्या क्या है बच्चों? जीरो एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन विद अ स्केलर, सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, नॉन कॉम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस हुज प्रोडक्ट इज द जीरो मैट्रिक्स, restrict to square matrices of order 2, invertible matrices and proof of the uniqueness of inverse if it exists। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के ऊपर क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। इस बार सीबीएसई 2024 के एग्जाम्स में भी आए थे। ठीक है बच्चों। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा डिटर्मिनेंट्स। अब इसमें क्या क्या चीजें कवर हो रही हैं? Determinant of a square matrix up to 3x3 matrices, minors, cofactors and applications of determinants in finding the area of a triangle। इस कंसेप्ट के ऊपर भी क्वेश्चंस आने लगे हैं आजकल, पहले नहीं आते थे लेकिन अब आने लगे हैं। ठीक है। यानी डिटर्मिनेंट्स का यूज करके किसी भी ट्राइंगल का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं। फिर क्या है? adjoint and inverse of a square matrix, consistency, inconsistency and number of solutions of system of linear equations by examples। ये जो टॉपिक है इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आने लगे हैं आजकल, एनसीईआरटी में नहीं है ऐसे क्वेश्चंस। समझे? सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इस टाइप के क्वेश्चंस तो हैं, लेकिन नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं है एनसीईआरटी में। समझे बच्चों? फिर क्या लिखा हुआ है? सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 or 3 वेरिएबल्स हैविंग यूनिक सॉल्यूशन यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। वैसे आप यहां पर जो चीजें पढ़ पा रहे होंगे ये सारी बातें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं इन दोनों चैप्टर्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट यूनिट, और आपके सिलेबस का सबसे लेंथीएस्ट यूनिट, नंबर वाइज भी यानी मार्क्स वाइज भी, और इसमें आपके चैप्टर्स भी सबसे अधिक होंगे। चैप्टर नंबर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक टोटल कितने चैप्टर हुए बच्चों? देखिए यहां पर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 से, यानी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो इसमें हम क्या क्या करेंगे? कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, चेन रूल, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो यहां पर रुकते हैं जरा। अभी कुछ देर पहले जब मैं चैप्टर 2 के बारे में बात कर रहा था, यूनिट फर्स्ट में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात हो रही थी, तो मैंने क्या कहा था कि कैलकुलस की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ब्रीफ आइडिया लेना ही पड़ेगा। बोला था ना मैंने? देख लो यहां पर जब आपको डेरिवेटिव के क्वेश्चंस मिलेंगे ना जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व होंगे, तो फिर आपको प्रॉपर्टीज का सहारा लेना पड़ सकता है। इसलिए मैंने कहा कि आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सीखनी ही पड़ेंगी। ठीक है बच्चों। फिर क्या लिखा हुआ है? डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, कंसेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। फिर उसके बाद इन फंक्शंस के यानी लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डेरिवेटिव्स भी आपको कवर करने हैं।
लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी आपको सीखना है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस एक्सप्रेस्ड इन पैरामीट्रिक फॉर्म्स, सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव्स, ये भी आपको सीखने हैं। फिर इसके बाद अगला चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 6 आएगा आपके एनसीईआरटी पार्ट फर्स्ट बुक का अंतिम चैप्टर। तो यहां पर कौन कौन से टॉपिक हैं बेटा? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस, मैक्सिमा एंड मिनिमा बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके स्पेसिफिकली आपको बोल सकता है कि किसी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालिए। समझे मेरी बात? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके भी बोला जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पर जैसे कि आप देख रहे होंगे सिंपल प्रॉब्लम्स यानी वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में बात हो रही है, जिनमें रियल लाइफ सिचुएशंस कवर होती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपके सिलेबस का सबसे लंबा चैप्टर दैट इज इंटीग्रेशन यानी चैप्टर 7 इंटीग्रल्स। यहां पर क्या क्या चीजें कवर करेंगे बेटा? इंटीग्रेशन एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ अ वैरायटी ऑफ अ फंक्शन बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्ट्स मेथड, इवैल्यूएशन ऑफ सिंपल इंटीग्रल्स ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स एंड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन देम। इस टाइप के इंटीग्रल्स की जो फॉर्म्स हैं इनको हमें कंप्लीट करना है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, देखो ये वाला और ये वाला, बाय पार्ट्स मेथड एंड पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स एंड इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ये जो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स है ना, इनके तो प्रूफ भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रूफ भी सीखनी होंगी। किनके प्रूफ? डेफिनेट इंटीग्रल्स में प्रॉपर्टीज आएंगी, उनके प्रूफ। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स। देखो यहां पर कहने को तो काफी छोटा चैप्टर है ये, क्या लिखा हुआ है? एप्लीकेशंस इन फाइंडिंग द एरिया अंडर सिंपल कर्व्स, स्पेशली लाइंस, सर्कल और पैराबोला और एलिप्सेस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ओनली। लेकिन जरा रेड बॉक्स में मैंने ये जो मैसेज आपके लिए डिस्प्ले किया हुआ है इसको भी पढ़ लो। क्या लिखा हुआ है बच्चों? इन द न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक चैप्टर 8 हैज वेरी लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड ऑल वैरायटीज हैव नॉट बीन कवर्ड। तो इस चैप्टर के लिए आपको पुरानी एनसीईआरटी बुक का सहारा लेना पड़े तो अच्छी बात है, उठा लेना पुरानी एनसीईआरटी बुक। चैप्टर नंबर 8 की बात हो रही है, या फिर सीबीएसई पीवाईक्यूज और रिफ्रेशर बुक्स तो हैं ही आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कैलकुलस का अंतिम चैप्टर यानी चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो यहां पर क्या क्या है बच्चों? डेफिनेशन, ऑर्डर एंड डिग्री, general and particular solution of a differential equation, solution of a differential equation by method of separation of variables, solution of homogeneous differential equation of first order and first degree, solution of linear differential equation of these two types। ठीक है, इसी के साथ आपका कैलकुलस फिनिश हो जाएगा। फिर अगले यूनिट की तरफ चलते हैं यानी यूनिट नंबर 4 दैट इज वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब ये दोनों चैप्टर्स बेसिकली 14 मार्क्स के होंगे। यहां दो ही चैप्टर है ना, चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11। तो चैप्टर 10 में क्या क्या चीजें आपको कवर करनी है? वेक्टर्स एंड स्केलर्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर, टाइप ऑफ वेक्टर्स, इक्वल, यूनिट, जीरो, पैरेलल एंड कोलिनियर वेक्टर्स, position vector of a point, negative of a vector, components of a vector, addition of vectors, multiplication of a vector by a scalar, position vector of a point, dividing a line segment in a given ratio, section formulae वाले questions, definition and geometrical interpretation, properties and application of scalar that is dot product of vectors and vector that is cross product of vectors। इन सब टॉपिक्स के अलावा दो चीजें और भी हैं, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इनके ऊपर भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और आपकी एनसीईआरटी बुक में भी ये टॉपिक्स मेंशन्ड हैं। अब इससे पहले कि मैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री वाले चैप्टर की तरफ आगे बढ़ूं, एक बात ध्यान से सुनना। जो साइंस वाले स्टूडेंट्स होते हैं, साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट, उनको लगता है कि हमने वेक्टर तो क्लास 11th में फिजिक्स में ही कर रखा है। चलो अच्छी बात है, मान ली मैंने आपकी बात, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या ये चीज आप लोगों ने 11th क्लास फिजिक्स में पढ़ा हुआ है?
अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके बताना। फिजिक्स में क्या आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर? नहीं पढ़ा है ना, है ना? तो अगर नहीं पढ़ा है बेटा तो बेसिकली आपको इस चैप्टर में खास अटेंशन देने की जरूरत है, क्योंकि इस चैप्टर की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अगर आप डेवलप नहीं करेंगे, वेक्टर को आप अच्छे से नहीं समझेंगे, तो आपको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी प्रॉब्लम आएगी। समझ गए मेरी बात? तो चलते हैं जरा अब चैप्टर 11 के बारे में बात करते हैं। यहां पर क्या क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन। देखो यहां पर क्या था वेक्टर वाले में? डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर। यहां पर क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन। डिफरेंस समझो, ठीक है? Cartesian equation and vector equation of a line, skew lines, shortest distance between two lines, angle between two lines. रेड बॉक्स में क्या है बेटा? ध्यान से देखो क्या लिखा है मैंने। इन द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, पुरानी वाली हो चाहे नई वाली हो, ठीक है, चैप्टर 11 डज नॉट कवर क्वेश्चंस लाइक फाइंडिंग द इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन, फाइंडिंग द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में नहीं है। सीबीएसई 2024 के एग्जाम में इस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे, इनके ऊपर कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। वैसे इस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चंस भी सीबीएसई एग्जाम में पहले से पूछे जाते रहे हैं, बट पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक उठा लो या नई वाली उठा लो, ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे जहां पर इमेज ऑफ अ पॉइंट की बात कर रहा हो किसी लाइन में, या फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात कर रहा हो ऑन अ लाइन। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपका यूनिट 4 खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे यूनिट 5 मार्क्स का चैप्टर, सबसे आसान टॉपिक, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। क्या क्या बातें लिखी गई हैं बच्चों? इंट्रोडक्शन, यानी सबसे पहले तो हमें यह समझना है, क्या समझना है कि लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है। रिलेटेड टर्मिनोलॉजी सच एज कंस्ट्रेंट्स, अब इनका मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या है, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है, ठीक है। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम्स इन 2 वेरिएबल्स, फिजिबल एंड इनफिजिबल रीजन्स, दैट इज बाउंडेड और अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, फिजिबल एंड इनफिजिबल सॉल्यूशंस, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशंस अप टू 3 नॉन ट्रिवियल कंस्ट्रेंट्स। रेड बॉक्स में क्या लिखा हुआ है? वर्ड प्रॉब्लम्स आर डिलीटेड फ्रॉम सीबीएसई सिलेबस। अब ध्यान से सुनना, सीबीएसई 2024 के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था केस स्टडी टाइप का, ठीक है। क्वेश्चन पेपर का कोड वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा मैं आपके लिए। जिस क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें एलपीपी का केस स्टडी पूछ लिया था, तो कई अध्यापकों को यह लगा, बच्चों को भी लगा कि यह तो वर्ड प्रॉब्लम है, जबकि उस क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम की सिचुएशन दे रखी थी, उस सिचुएशन को यूज करके जो चीजें पूछ रखी थी उनमें वर्ड प्रॉब्लम वाले कंसेप्ट का कोई लेना देना नहीं था। आई होप आप मेरी बात समझे होंगे। अगर नहीं समझे हैं देन डोंट वरी, सीबीएसई पीवाईक्यूज एंड रिफ्रेशर बुक्स का सहारा आप ले सकते हैं। कौन सी रिफ्रेशर बुक्स? वीडियो के एंड में बताऊंगा, ठीक है ना। वैसे मैंने क्वेश्चन पेपर कोड यहां पर भी लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। लास्ट यूनिट यानी यूनिट नंबर 6, दैट इज प्रोबेबिलिटी। 8 मार्क्स का चैप्टर है। यहां पर क्या क्या चीजें हमें करनी है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम। टोटल प्रोबेबिलिटी के ऊपर एनसीईआरटी में काफी कम क्वेश्चंस हैं। कंसेप्ट तो है लेकिन क्वेश्चंस कम हैं, एग्जांपल्स भी काफी कम हैं। बेस थ्योरम के क्वेश्चंस काफी सारे मिलेंगे लेकिन इसके क्वेश्चंस कम मिलेंगे, तो कहां से करोगे? समझ रहे हो मेरी बात? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करनी है मुझे आप लोगों के साथ। ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ना बेटा, पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है। रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। अब जरा इस रेड बॉक्स को भी देख लो, यहां पर क्या लिखा हुआ है, पढ़ो आप अपने आप। अगर आप लोगों ने पढ़ लिया हो तो आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा मैं। देखिए बेटा, सीबीएसई का जो सिलेबस डॉक्यूमेंट होता है उसमें जो भी टॉपिक्स लिखे होते हैं उनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी, ठीक है। सीबीएसई सिलेबस में कौन कौन सी बुक्स प्रिस्क्राइब्ड हैं वो भी मेंशन होता है, तो एनसीईआरटी के बुक्स प्रिस्क्राइब्ड हैं। अब आपने अगर नई वाली एनसीईआरटी की बुक्स परचेज की हो तो नई वाली एनसीईआरटी बुक में इस चैप्टर में आपको ये वाला टॉपिक नहीं मिलेगा।
कौन सा टॉपिक जो मैंने अंडरलाइन किया है, ठीक है। तो फिर आप इसे कहां से सीखेंगे? लास्ट एकेडमिक सेशन यानी 2023 टू 24, इस सेशन में जो बच्चे पढ़ रहे थे और अगर उनके पास नई वाली एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक थी तो उनकी बुक में तो ये टॉपिक था ही नहीं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आया, ठीक है। अब जब बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आया तो सरप्राइजिंग होगा बच्चों के लिए। अब क्या हम ये कह सकते थे कि ये टॉपिक जो आपके पेपर में पूछा गया है वो आउट ऑफ सिलेबस है? बिल्कुल नहीं कह सकते थे। एनसीईआरटी में नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि सीबीएसई के सिलेबस में नहीं था। लास्ट ईयर भी सीबीएसई के सिलेबस में था, यानी इस एकेडमिक सेशन में भी सीबीएसई के सिलेबस में था, और आप लोगों के लिए यानी 2024 टू 25 एकेडमिक सेशन के बच्चों के लिए भी ये टॉपिक सिलेबस में है, नई वाली एनसीईआरटी बुक में नहीं है। तो इसकी प्रैक्टिस आप कहां से करेंगे मेरे बच्चों? सीबीएसई पीवाईक्यूज या रिफ्रेशर बुक्स। अब कौन सी रिफ्रेशर बुक, ये मैं आपको तभी बताऊंगा जब आप इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स को शेयर करोगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लोगे। चलो फटाफट करो। कर लिया? चलिए मैं आपको बताता हूं। तो जैसा कि यहां पर आप देख रहे होंगे बच्चों, सबसे ऊपर मैंने क्या लिखा हुआ है? प्रिस्क्राइब्ड बुक्स, जो कि सीबीएसई सिलेबस में भी मेंशन है। कौन कौन सी बुक्स सीबीएसई प्रिस्क्राइब करती है? मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स ऑफ क्लासेस 12th, क्योंकि आप 12th में आ गए हो, एंड क्लासेस 11th, ठीक है। फिर मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स की बुक्स ऑफ क्लासेस 12th एंड क्लासेस 11th। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम वाली जो बुक है वो बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। उसमें जो क्वेश्चंस हैं उनका जो लेवल है उनको सॉल्व करने के लिए आपके कंसेप्ट्स बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है बच्चों। अब ये तो बात हो गई ऑफिशियल टेक्स्ट बुक्स की। जो रिफ्रेशर बुक्स हैं उनके बारे में हम क्या बात करने वाले थे? तो यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, वी आर सून गोइंग टू रिलीज आवर मोस्ट पॉपुलर मैथ मिशन बुक एंड इट्स सॉल्यूशन बुक। इसके अलावा सीबीएसई 21 सैंपल पेपर बुक्स विच इंक्लूड्स प्लेजर टेस्ट सीरीज। तो बस ये दो बुक्स आपको रेफर करनी है। पहली बुक कौन सी? मैथ मिशन एंड इट्स सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन होते हैं स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन के, ठीक है। और फिर जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, सैंपल पेपर्स की आपको प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आप लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स को देख पाएं, उसके हिसाब से अपनी तैयारी कर पाएं, ठीक है। तो यहां पर आपके लिए सेकंड बुक भी आ जाएगी, दैट इज सीबीएसई 21 सैंपल पेपर्स विच इंक्लूड्स प्लेजर टेस्ट सीरीज। Now with that, I would like to wind up the session for now. Don't forget to hit the like button of this video and share this video with all of your classmates. इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। Till then, be good, take care, all the best.